जब मैं जुजित्सु के बारे में सोचता हूँ तो ऐसा लगता है जैसे किसी ने मेरे सीने का एक टुकड़ा फाड़ दिया हो। एक भी दिन ऐसा नहीं गुजरता जब मैं उसे याद न करूँ और ये सोचूं कि अगर मैंने अलग तरीके से काम किया होता तो चीज़ें आज अलग होती। हम बिलबाओ में रहते थे, हम बहुत अच्छे दोस्त थे। ये सब तब हुआ जब मैं 29 साल का था। ये नवंबर 2019 में था जब जुजित्सु एक डेटिंग ऐप पर एक लड़की से मिला। उसका नाम लारा था, या कम से कम उसके प्रोफाइल में तो यही लिखा था। वो सुंदर थी और सीधी सादी थी। वो उसके लिए एकदम परफेक्ट थी। वो लगातार उसे मैसेजेस कर रहा था, उसे इमोजीज से भरे मैसेजेस भेज रहा था और वो पर्सनली उससे मिलने का वादा कर रहा था। हालांकि वो इस तरह की चीज़ों पर कभी ज़्यादा भरोसा नहीं करता था, लेकिन इस बार वो एक्साइटेड था। वो मुझे बहुत एक्साइटेड होकर फोटोज़ और मैसेजेस दिखाता था। जब उसने मुझे बताया कि वो ज़ारागोजा में उससे मिलने जा रहा है तो मैंने शुरू में इसे गंभीरता से नहीं लिया। मैंने आधा हंसते हुए उससे पूछा, ज़ारागोजा, तुम इतनी दूर क्यों जा रहे हो? मैंने उससे हंसते हुए पूछा, पर जुजित्सु को पूरा यकीन था ये थोड़ा अलग है, इसमें कुछ खास है। मैंने उसे सावधान रहने की चेतावनी देने की कोशिश की, लेकिन वो हंसा और कहा कि मैं बहुत डरपोक हूँ। हम ट्रिप एक साथ करेंगे, उसके अनुसार इस तरह कोई साथ होगा। मुझे पूरी तरह से समझ नहीं आया कि वो क्यों चाहता था कि मैं उसके साथ जाऊं, लेकिन अंत में मैं सहमत हो गया। मैंने कभी कल्पना नहीं की थी कि यह निर्णय मुझे हमेशा के लिए बदल देगा। हम दोपहर में ज़ारागोजा पहुंचे। शहर शांत था। जुजित्सु थोड़ा नर्वस था, लेकिन एक्साइटेड भी। लारा ने जोर दिया था कि वो सेंटर से दूर एक मोहल्ले में मिले, जो मुझे अजीब लगा, लेकिन उसने उस पर आंख मूंद कर भरोसा किया। मिलने की जगह एक पतली खाली सड़क पर एक पुरानी बिल्डिंग थी। मैंने उसे बताया कि यह पहली डेट जैसी जगह नहीं लगती। उसने जोर दिया, मुझे यकीन है कि वो आसपास रहती है, ये ठीक है। जब हमने घंटी बजाई तो एक महिला की आवाज ने हमें तीसरी मंजिल पर जाने का निर्देश दिया। बिल्डिंग के अंदर का हाल बाहर से दिखने से भी ज्यादा बुरा था। टूटी सीढ़ियां, दीवारों पर क्रैक्स और एक सीलन की बदबू जो हमारी नाकों में भर गई। मैंने बुदबुदाया, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया जुजित्सु, लेकिन वो अपनी डेट पर इतना फोकस था कि उसने मुझे सुना ही नहीं। हम बताई गई मंजिल पर पहुंचे और दरवाजा खुला था। अंदर से हमें हंसी सुनाई दे रही थी, लेकिन जब हमने अंदर जाने के लिए धक्का दिया तो सब कुछ शांत हो गया। एक महिला दरवाजे पर मुस्कुराते हुए दिखाई दी। वो सुंदर थी, लेकिन उसकी आंखों में कुछ अजीब सा था। तुम जुजित्सु होगे, लेकिन तुम कौन हो? मैं बस एक दोस्त हूं। मैं उससे इलाके में मिला था, बस यहां से निकल रहा था। नहीं 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 नहीं, अंदर आओ, मुझे कुछ मदद चाहिए। उसने दरवाजा चौड़ा खोला और हमें अंदर आने का इशारा किया। अपार्टमेंट के अंदर रोशनी कम थी। बीच में एक टेबल था जिस पर कुछ बचा हुआ खाना और आसपास कुर्सियां थी। लारा ने हमें बैठने का इशारा किया। मैं अभी आती हूं। इस पॉइंट पर खतरे स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे थे। ये सही नहीं लग रहा, चलो चलते हैं। लेकिन उसने मुझे अनदेखा कर दिया। रिलैक्स यार, ये ठीक है। मुझे यकीन है कि शायद उसे हमारी मदद चाहिए। तभी हमने हॉलवे से कदमों की आवाज सुनी। गहरे कपड़े पहने हुए एक बड़ा सा हट्टा कट्टा आदमी दिखाई दिया। तो तुम ऐप वाले हो? जुजित्सु उठने लगा, लेकिन उस आदमी ने एक चाकू निकाला और उसे टेबल पर रख दिया। बैठ जाओ। मेरा दिल जोरों से धड़क रहा था, लेकिन मैंने वही किया जो उसने कहा। उसी पल लारा दो और आदमियों के साथ लौटी। दोनों के चेहरे पर वही खौफनाक मुस्कान थी। यहाँ क्या हो रहा है? मेरा दोस्त बहुत घबराया हुआ था। वो लगभग कांप रहा था, और जब उसने वो सवाल पूछा तो वो गुस्से में था। किसी को कोई परवाह नहीं थी और किसी ने जवाब नहीं दिया। चाकू वाला आदमी हमारे करीब आया। तुम हमें सब कुछ दोगे जो तुम्हारे पास है, फोन्स, वॉलेट, घड़ियां, सब कुछ। अगर तुम ठीक से बिहेव करोगे तो तुम्हें हम कुछ नहीं करेंगे। जुजित्सु ने उससे बात करने की कोशिश की। हमारे पास ज्यादा कुछ नहीं, लेकिन जो कुछ है वो ले लो। जब वो बोल रहा था तो मेरा दिल पूरी गति से धड़क रहा था। वहां से निकलने का रास्ता ढूंढ रहा था। वहां कोई खिड़कियां नहीं थी। दरवाजे दोनों आदमी द्वारा ब्लॉक किए हुए थे और हम पूरी तरह से हेल्पलेस थे। शायद उन्हें सब कुछ दे देना ही अच्छा था,
नहीं तो आज हमारी मौत पक्की है। ये एक बहुत खतरनाक स्थिति थी। ये लोग हमें मार सकते थे और कोई भी इसके बारे में कुछ नहीं करता। जब जोजेत्सु ने अपना वॉलेट निकाला तो आदमियों में से एक ने उसे झटके से उससे छीन लिया। फिर उन्होंने मेरी ओर देखा। मैंने उन्हें सब कुछ दे दिया जो मेरे पास था। प्रार्थना कर रहा था कि वो हमें जाने दे, लेकिन तभी चाकू वाला आदमी और गुस्सा हो गया। ये काफी नहीं है। क्या तुम्हें सच में लगता है कि इससे हमारा काम हो जाएगा? बस इतना ही है हमारे पास ज्यादा पैसे नहीं है, मुझे माफ कर दो। क्या तुम्हें ये मजाक लगता है? तुम्हें लगता है कि ये औरत सारा बिल पे करेगी? इससे हमारा एक टाइम का खाना भी नहीं हो पाएगा। सॉरी। गुस्से में उसने बारबेल को मारा और जब वो आखिरकार शांत हुआ तो उसने लारा की ओर देखा और उसने सिर हिलाया। अचानक दरवाजे को रोक रहे दो आदमी जोजेत्सु पर झपटे, उसे जमीन पर गिरा दिया। घबराहट मुझ पर हावी हो गई। मैंने उठने की कोशिश की, लेकिन चाकू वाले आदमी ने मुझे धक्का देकर वापस कुर्सी पर बिठा दिया। जोजेत्सु ने स्ट्रगल किया और चीखा, लेकिन उन्होंने उसे दबोच लिया। उनमें से एक ने उसका कोट उतारा। उसमें कुछ ज्यादा सामान ढूंढने की कोशिश की। मेरे भागने का यही मौका था। एक सेकंड के लिए वो डिस्ट्रैक्ट हो गए। जोजेत्सु में से पकड़े हुए आदमी में से एक ने लारा की ओर कुछ कहने के लिए अपना सिर घुमाया और तभी जोजेत्सु ने उसे धक्का देने का फायदा उठाया। वो चिल्लाया, भागो! बिना सोचे मैं उठा और दरवाजे की ओर दौड़ा। चाकू वाले आदमी ने मुझे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वो टेबल से टकरा कर गिर गया। मैंने तेज गति से सीढ़ियों से नीचे भागते हुए हवा को अपने चेहरे पर काटते हुए महसूस किया और मेरे पीछे चीखें सुनाई दी। मैं डोरवे तक पहुंचा और पूरी ताकत से दरवाजा धकेला। बाहर सड़क वीरान थी। मैं भागते रहने वाला था, लेकिन एक आदमी ने मुझे पीछे से पकड़ा और दीवार से दे मारा। मैंने भागते रहने की कोशिश की, लेकिन मैं इतना चकरा गया कि अगला कदम नहीं ले पाया। मैं जमीन पर गिरा। मेरा हमलावर अब भी वहां था, देख रहा था जैसे ही मैं सांस लेने की कोशिश कर रहा था। कुछ सेकंड्स की भ्रम की स्थिति के बाद उस आदमी ने मेरे बालों को पकड़ा और मुझे फिर से दीवार से दे मारा। मैं और ज्यादा चक्कर खाकर जमीन पर गिर गया और उसने मुझे फर्श पर दबोचना शुरू किया। फिर उस आदमी ने मेरी कमीज इस तरह से पकड़ी जैसे मुझे खींचकर उठाना चाहता हो, शायद ये सोचकर कि मैं बेहोश हो गया हूं। मैंने उस अवसर का फायदा उठाया और उसे सिर से टक्कर मारी, और एक बार जब मैंने उसे मारा तो वो मेरा हमलावर था जिसने बैलेंस खो दिया। मैं पीछे मुड़कर देखे बिना भागा। मेरा दिल असंभव रफ्तार से धड़क रहा था। मुझे नहीं पता कि मैं कितनी देर भागा, लेकिन जब मैं आखिरकार रुका तो मैंने महसूस किया कि जोजेत्सु मेरे साथ नहीं था। मैं उसके बिना ही निकल रहा था, लेकिन मुझे कोई पछतावा नहीं था। मुझे लगा कि अगर मैं अकेले नहीं भागा तो हम में से कोई नहीं बच पाएगा। मैंने पुलिस को फोन किया, यह बताने की कोशिश करते हुए हकला रहा था कि क्या हुआ। उन्होंने मुझे एक पेट्रोल कार में उठाया और उस बिल्डिंग में वापस ले गए, लेकिन जब हम वहां पहुंचे तो वहां किसी भी चीज के कोई निशान नहीं थे। बिल्डिंग खाली थी, जैसे उसमें कुछ था ही नहीं। उन्होंने जोजेत्सु को हफ्तों तक ढूंढा। उन्होंने कैमरे जांचे और पड़ोसियों से बात की, लेकिन कभी कुछ नहीं मिला। मैं जानता था कि उसे किडनैप कर लिया गया है। वो जगह सिर्फ लूटपाट नहीं थी, यह कुछ और ज्यादा बुरा था। 4 साल बीत चुके हैं और मैं अब भी ठीक से सो नहीं पाता हूँ। कभी कभी मुझे पूरे सपने आते हैं जिनमें मैं वापस उसी बिल्डिंग में हूँ, उन ठंडे चेहरों से घिरा हुआ। जब जोजेत्सु को ले जाया जाता है तो मैं हिल भी नहीं पाता। परिवार और अन्य दोस्त मानते हैं कि जोजेत्सु अब जीवित नहीं है। किसी ने कभी मुझे जज नहीं किया और हर कोई मुझे बताता है कि मैंने भागकर सही किया, लेकिन वो जवाब मेरे लिए काफी नहीं है। हो सकता है कि मैं उस आदमी को हरा सकता था जिसने मेरा पीछा किया था, अंदर जाकर बाकी से लड़ सकता था। शायद मैं कुछ कर सकता था, कुछ भी, ताकि हम दोनों साथ में भाग सकते। लेकिन सच्चाई यह है कि मैंने नहीं किया। जोजेत्सु को बचाने के बारे में मेरे पास चाहे कितनी भी हीरो जैसी स्टोरीज क्यों ना हो, मैं जानता हूं कि मैंने उसे छोड़ दिया और वो गिल्ट मेरे बाकी जीवन के लिए मुझे सताता रहेगा।